हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट सर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेट्रागोरिक कोरिलेशन के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाई कोएफिशिएंट के बारे में। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फाई कोएफिशिएंट, जिसको कि इस तरह से हम फाई कोएफिशिएंट को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको हम फाई गुणांक भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये भी कोरिलेशन को निकालने का, कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है, और जिसका कि यूज़ हम बहुत ही रेयर जगहों पर करते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं ये क्या होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यह भी पियर्सन आर का ही एक प्रकार है, और इसको भी हम कह सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक पर बेस्ड हो सकता है, क्योंकि पियर्सन आर पर ये बेस्ड होता है, लेकिन इसको हम मिक्स टाइप से कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब आंकड़े 2x2 में होते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टेट्रागोरिक कोरिलेशन में भी हमने देखा था कि जब डेटाज 2x2 में होते थे तो हम इसको यूज़ करते थे। तो ये पॉइंट हम देखते हैं कि ये दोनों में ही एक कॉमन पॉइंट होता है। 2x2 में जब डेटा होता है तो हम फाई कोएफिशिएंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे लिख भी रखा हुआ है, इस अर्थ में यह आरटी के समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जब दो द्विभाजी चरों के बीच में सहसंबंध को निर्धारित करना हो तो यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। मीन्स इस अर्थ में भी ये टेट्रागोरिक कोरिलेशन के समान ही है, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पर जो द्विभाजन होता है वो वास्तविक होता है। हमने टेट्रागोरिक कोरिलेशन में क्या पढ़ा था कि जब द्विभाजन होता है वो अवास्तविक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो द्विभाजन होगा वो वास्तविक होगा, तभी हम इसका यूज़ करेंगे। ये जो डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए चरों में प्रसामान्य वितरण आवश्यक नहीं होता है। टेट्रागोरिक कोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि एनपीसी, वहाँ पर जो दोनों वेरिएबल होते हैं वो एनपीसी पर ही बेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीपी पर ही डेटा बेस्ड हो, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसको इस तरह से फाई के रूप में इसको डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है। फाई कोएफिशिएंट इज इक्वल टू AD माइनस BC बाय रूट अंडर A प्लस B C प्लस D B प्लस D A प्लस C। तो जब डेटा 2x2 के फॉर्म में होता है तो वहाँ पर उसको ABCD से डिनोट किया जाता है, तो इसी पर ये फॉर्मूला यहाँ पर बेस्ड है। और आगे हम देखते हैं कि इसकी सार्थकता की जांच काई स्क्वायर के आधार पर करी जाती है, और जब दो ऐसे द्विभाजी चरों में सहसंबंध ज्ञात करना हो जिनमें वास्तविक विभाजन हो तो इसके लिए फाई कोएफिशिएंट को ही यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। टेट्रागोरिक और फाई कोएफिशिएंट दोनों ही एक दूसरे से मिलता जुलता है, काफ़ी ये सिमिलर से हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 डिफरेंसेस दे रखे हैं। फाई कोएफिशिएंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो द्विभाजन होता है वास्तविक होता है। टेट्रागोरिक में हमने क्या देखा था कि द्विभाजन अवास्तविक था। इसके बाद में फाई कोएफिशिएंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल जो होते हैं, जो डेटाज होते हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड हो, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। लेकिन टेट्रागोरिक कोरिलेशन में हमने देखा था कि जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ही बेस्ड होने चाहिए। इसके साथ ही साथ में एक और डिफरेंस यहाँ पर बतलाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं टेट्रागोरिक कोरिलेशन में कहा गया था कि n बड़ा होता है तब उसको हम ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फाई कोएफिशिएंट में ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ पर n अगर स्मॉल हो तो भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, अगर n थोड़ा सा लार्ज हो तो भी हम इसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है दोनों में। टेट्रागोरिक कोरिलेशन में हमने क्या देखा था कि सिग्निफिकेंस लेवल को देखने के लिए हमें वहाँ पर स्टैंडर्ड एरर को भी निकालना होता था, लेकिन यहाँ पर जो हम सिग्निफिकेंस इसको हम जब मेज़र करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर पहले हमें
काई स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस लेवल को यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट हमारा क्लियर होता है फाई कोएफिशिएंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इन सभी कोरिलेशनल मेथड हमने यहाँ पर बहुत सारे कोरिलेशनल मेथड यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें से कि हमने ये सारे कोरिलेशनल मेथड हम पढ़ चुके हैं। सो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे, टी टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ अलग अलग टेस्ट रह गए थे, उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उन पर एक एक वीडियो होगी। उसके बाद में रिग्रेशन, उसके बाद में एनोवा के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही मैं बता दूं कि 22 फरवरी से NT/NET-JRF 2021 का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। और साथ ही साथ में GDC, जिसका कि एग्ज़ाम 17 अप्रैल को है, GDC साइकोलॉजी का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में NT/NET-JRF कंप्लीट यूनिट, जितने भी यूनिट्स हैं 10 यूनिट, उसके ऑल यूनिट के नोट्स अवेलेबल हैं इन बोथ मीडियम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके नॉमिनल से चार्जेस रखे गए हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।